मित्रों, मैं महाराज कुमार गुप्ता आज के इस म्यूजिक क्लास में मित्रों आपको स्वागत करते हैं। यदि आप बिहार स्टेट म्यूजिक का तैयारी कर रहे हैं मित्रों, तो यह वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। यदि आप स्टेट या बीपीएससी शिक्षक बनना चाहते हैं मित्रों, तो हम आपको प्रतिदिन सुबह 8 बजे और रात्रि 8 बजे मित्रों म्यूजिक के क्लास लिए जाते हैं। अतः प्रतिदिन आप क्लास को जरूर ज्वाइन करें। इस वीडियो में मित्रों, इस क्लास में मित्रों हम 50 महत्वपूर्ण प्रश्न का जिक्र करेंगे जो कि एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, मॉडल्स क्वेश्चन है। ठीक है, अतः बिना समय गवाए हुए मित्रों आज के प्रथम प्रश्न पर हम लोग बारीकी से ध्यान देंगे। ठीक है, पुरिया धनाश्री परज या बसंत डॉट 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 रागों इस थाट के अंतर्गत आते हैं। कहने का मतलब है कि पुरिया धनाश्री परज और बसंत जैसे किस थाट के अंतर्गत आते हैं। तो मित्रों इसका आंसर आपको हो जाएगा पूर्वी थाट के अंतर्गत आते हैं। किसके थाट के अंतर्गत आते हैं? पूर्वी थाट के अंतर्गत। व्याख्या पर ध्यान दीजिएगा। पुरिया धनाश्री परज बसंत राग पूर्वी थाट के अंतर्गत आते हैं। पूर्वी थाट के राग में रे ध कोमल तथा तीव्र म का प्रयोग किया जाता है। भैरवी राग में रे ग धी नी, ठीक है, रे ग ध नी कोमल तथा काफी राग में ग नी कोमल लगते हैं। राग कल्याण में सभी स्वर शुद्ध में तीव्र लगता है। अगला प्रश्न मित्रों, बांसुरी में नीचे का पांचवा सुराख बोलने पर कौन सा स्वर सुनाई देगा? ठीक है, बांसुरी में नीचे का पांचवा सुराख बोलने पर कौन सा स्वर सुनाई देगा? तो मित्रों इसका आंसर आपको हो जाएगा ग मतलब गंधार सुनाई देगा। ठीक है, व्याख्या पर ध्यान दीजिएगा। बांसुरी में नीचे का पांचवा सुराख खोलने पर गंधार स्वर सुनाई देगा। नीचे के 4 सुराख खोलने पर ऋषभ स्वर सुनाई देगा और नीचे का एक सुराख खोलने पर मंद्र धैवत स्वर सुनाई देगा। नीचे के 2 सुराख खोलने पर मंद्र निषाद स्वर सुनाई देगा। अगला प्रश्न मित्रों जो आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, हम बहुत बार इस प्रश्न का आंसर आपको बता चुके हैं, तो इसका आंसर आप कमेंट्स में जरूर दीजिए कि पंजाबी भाषा का प्रयोग किस गायन शैली में होता है। पंजाबी भाषा का प्रयोग किस गायन शैली में होता है? तो मित्रों इसका आंसर आप कमेंट्स में फट से आंसर दिया कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा टप्पा। किसमें होगा? टप्पा में। ठीक है, टप्पा के जन्मदाता कौन है? तो मियां गुलाम नबी सौरी। अगला प्रश्न मित्रों, रागों में कितने वर्ग स्वर की दृष्टि से बताए गए हैं? रागों में कितने वर्ग स्वर की दृष्टि से बताए गए हैं? तो मित्रों इसका आंसर आपको हो जाएगा 3 बताए गए। कितने स्वर बताए गए हैं? 3 बताए गए हैं मित्रों। तीनों को हम लोग नाम जानेंगे कि तीनों कौन कौन सा है। व्याख्या पर ध्यान दीजिए। रागों में 3 वर्ग स्वर की दृष्टि से बताए गए हैं। पहला है मंद्र स्वर, दूसरा है मध्य स्वर और तीसरा का है तार स्वर। इस प्रकार मित्रों हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पर बारीकी से केयर करेंगे। मित्रों एक चीज आपको जरूर बताएंगे, यदि आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं तो प्रतिदिन एक गोल फिक्स कीजिए और उस गोल को पूरा करने में पूरा दिल लगा दीजिए। आगे आने वाला समय आपका ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम लोग अगला प्रश्न पर मित्रों ध्यान देंगे। विकृष्ट शब्द से क्या अभिप्राय है? विकृष्ट शब्द से क्या अभिप्राय है? तो मित्रों इसका आंसर आपको हो जाएगा मंद्र स्वर में गायन। विकृष्ट शब्द से क्या अभिप्राय है? तो मंद्र स्वर में गायन। व्याख्या पर ध्यान दीजिएगा। विकृष्ट शब्द को मंद्र स्वर में गायन किया जाता है। अगला प्रश्न मित्रों, सादरा किसे कहते हैं? सादरा किसे कहते हैं? तो मित्रों सादरा जो है हम लोग चैती को कहते हैं। किसको बोलते हैं? चैती को कहते हैं। व्याख्या पर ध्यान दीजिएगा। सादरा चैती गायन को कहा जाता है। चैती चैत के महीने में गाया जाता है। ध्रुपद, टप्पा तथा धमार गायन को सादरा नहीं कहा जाता है। ठीक है, धमार के अंतर्गत होरी आता है। अगला प्रश्न मित्रों, विष्णु दिगंबर पलुस्कर, ठीक है, विष्णु दिगंबर स्वर लिपि पद्धति में खाली के लिए कौन सा चिन्ह प्रयोग होता है? विष्णु दिगंबर स्वर लिपि पद्धति में खाली के लिए कौन सा चिन्ह प्रयोग होता है?
तो मित्रों इसका आंसर आपको हो जाएगा प्लस का साइन प्रयोग होता है। किसका? प्लस का। व्याख्या पर ध्यान दीजिएगा। विष्णु दिगंबर स्वरलिपि पद्धति में खाली का चिन्ह प्लस माना जाता है और भारतीय संगीत में खाली का चिन्ह 0 माना जाता है। आपको ध्यान देना है कि विष्णु दिगंबर स्वरलिपि पद्धति में खाली के लिए प्लस का प्रयोग किया जा रहा है, जबकि भारतीय संगीत में खाली के लिए 0 का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न मित्रों, किस संगीतज्ञ द्वारा राग यमन की रचना की गई? बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस संगीतज्ञ द्वारा राग यमन की रचना की गई? तो मित्रों इसका आंसर आपको हो जाएगा सुल्तान हुसैन रौकी। हालांकि सरकी होना चाहिए, सुल्तान हुसैन सरकी। ठीक है, आपको याद रखना है सुल्तान हुसैन सरकी, सी नंबर। ठीक है मित्रों, अगला प्रश्न है कि ताल की लंबाई स्पष्ट करने वाली इकाई है। मतलब ताल की लंबाई को स्पष्ट करने के लिए किस इकाई का प्रयोग करते हैं? ठीक है मित्रों, ताल की लंबाई स्पष्ट करने वाली इकाई को किसकी मात्रा से, मतलब किसके माध्यम से हम इसको इंडिकेट करते हैं? तो मित्रों उसको हम लोग बोलते हैं मात्रा। क्या बोलते हैं? मात्रा बोलते हैं। अगला प्रश्न मित्रों, सर्वप्रथम किस ग्रंथकार ने विकृति स्वरों का उल्लेख किया था? सर्वप्रथम किस ग्रंथकार ने विकृति स्वरों का उल्लेख किया था? तो मित्रों इसका आंसर आपको हो जाएगा सारंग देव साहब किए थे। किसने किए थे? सारंग देव साहब किए थे। व्याख्या पर ध्यान दीजिए। सर्वप्रथम सारंग देव जी ने विकृति स्वरों का उल्लेख किया था। सारंग देव जी ने 12 विकृति स्वर माने हैं। सारंग देव जी के अनुसार कितने विकृति स्वर हैं? 12 विकृति स्वर हैं। आपके एग्जाम से पूछा जा सकता है। यदि मित्रों इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मित्रों चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर प्रतिदिन इस स्टेट के लिए जो भी बच्चे म्यूजिक का तैयारी कर रहे हैं उनका संपूर्ण सिलेबस करवाया जा रहा है। अतः चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मूर्छना का आरंभ जाति गायन में किस स्वर से किया जाता है? मूर्छना का आरंभ जाति गायन में किस स्वर से किया जाता है? तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा अंश स्वर से। किससे किया जाता है? अंश स्वर से। ठीक है मित्रों, इस प्रकार हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देंगे। आज के क्लास में मित्रों कुछ ऐसे क्वेश्चन आए हैं जिसका डिस्क्रिप्शन नहीं डाले हैं, ताकि आप खुद से कमांड कर सकें कि मेरा आंसर कितना सही हो रहा है। पंडित विष्णु नारायण भारतखंडे के अनुसार कोमल निषाद किस श्रुति पर स्थापित है? ठीक है मित्रों, श्रुति की संख्या कितना है? 22 है। ठीक है, यहाँ पर प्रश्न है कि पंडित विष्णु नारायण भारतखंडे के अनुसार कोमल निषाद किस श्रुति पर स्थापित है? तो मित्रों इसका आंसर आपको हो जाएगा 20वीं नंबर श्रुति पर। कितने नंबर पर? 20वीं नंबर श्रुति पर मित्रों आपको जो है से कोमल निषाद को स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न मित्रों, बलराम पाठक तरब के तार हेतु किस नंबर का तार प्रयोग करते थे? ठीक है, बलराम पाठक जो है तरब के तार हेतु किस नंबर का तार का प्रयोग करते थे? तो मित्रों इसका आंसर आपको हो जाएगा 00, माने 00 के लिए 00 तार का प्रयोग ये करते थे। व्याख्या पर ध्यान दीजिए मित्रों, बलराम पाठक जी ने तरब के तार हेतु 00 मतलब 00 तार का प्रयोग किया। जोड़ी के लिए 29 नंबर तथा खरज के लिए 22 नंबर के तार का प्रयोग किया है। ठीक है, मतलब बलराम पाठक किस किस तार का प्रयोग कहां कहां पर किए, किस रूप में किए, सारा डिटेल्स आपको क्या किए बतला दिए। अगला प्रश्न मित्र, प्राचीन काल में रोग निर्माण की कौन सी पद्धति प्रचलित थी? रोग यहाँ पर नहीं और राग होगा। क्या होगा? राग है। ठीक है मित्रों, प्राचीन काल में राग निर्माण की कौन सी पद्धति प्रचलित थी? मतलब कहने का मतलब कि प्राचीन काल में राग निर्माण के लिए कौन सी पद्धति प्रचलित थी? तो मित्रों मेल नामक पद्धति प्रचलित थी। कौन प्रचलित थी? मेल नामक पद्धति प्रचलित थी। अगला प्रश्न मित्र, कौन सा वाद्य समानांतर सप्तक पर आधारित है? कौन सा वाद्य समानांतर सप्तक पर आधारित है? तो मित्र इसका आंसर आपको हो जाएगा हारमोनियम। क्या हो जाएगा? हारमोनियम। जिस प्रश्न का आंसर मित्रों आपको आता है उस प्रश्न का आंसर आप कमेंट्स में जरूर दिया कीजिए। व्याख्या है
हारमोनियम वाद्य समानांतर सप्तक पर आधारित है। हारमोनियम एक सुशीर वाद्य है। सुशीर वाद्य इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि हारमोनियम एयर के माध्यम से बजता है। वैसा वाद्य यंत्र जो हवा के माध्यम से, एयर के माध्यम से बजाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? सुशीर वाद्य बोलते हैं। तबला एक अवनद वाद्य है। सितार और तानपुरा तत्वाद्य है। ठीक है, इस प्रकार वाद्य की संख्या कितना है? 4 है। अगला प्रश्न मित्रवर, कन्हाड़ा का प्रकार है। कन्हाड़ा का प्रकार है। तो मित्रों कन्हाड़ा का जो प्रकार आपको है अंडाना है। कैसा है? अंडाना का प्रकार है, एप्पल। ठीक है, व्याख्या पर मित्रों ध्यान दीजिएगा। अंडाना राग कन्हाड़ा का प्रकार है। राग अंडाना तथा कन्हाड़ा राग असावरी थाट का राग माना जाता है। अगला प्रश्न मित्रवर, कौन सा राग ऑडो संपूर्ण जाति का है? मतलब इनमें से कौन सा ऐसा राग है जो ऑडो संपूर्ण जाति का है? तो मित्रों इसका आंसर आपको हो जाएगा शुद्ध कल्याण राग। शुद्ध कल्याण राग जो है ऑडो संपूर्ण जाति का है। एप्पल इसका आंसर क्या है? सही है। व्याख्या पर ध्यान दीजिए मित्रों। शुद्ध कल्याण राग ऑडो संपूर्ण जाति का राग माना जाता है। शुद्ध कल्याण का वादी स्वर स तथा संवादी स्वर म माना जाता है। शुद्ध कल्याण थाट का राग माना जाता है। अगला प्रश्न मित्रवर, कि किसी राग में कम से कम कितने स्वर होना आवश्यक है? किसी राग में कम से कम कितने स्वर होना आवश्यक है? तो मित्रों आपको बताते चले कि किसी भी प्रकार के राग में 5 स्वर का होना अति आवश्यक है। यदि 5 स्वर उसमें नहीं रहेंगे तो उसका सही तरीका से निर्माण और गाना बजाना संभव नहीं है। इस प्रकार मित्रों व्याख्या पर हम लोग क्लियर करेंगे। किसी राग में कम से कम 5 स्वर का प्रयोग होना आवश्यक है तथा किसी राग में ज्यादा से ज्यादा 7 स्वर का प्रयोग होना आवश्यक माना जाता है। किसी राग में 6 या 12 स्वर का प्रयोग नहीं किया जाता है, या तो 5 या तो 7। अगला प्रश्न मित्रवर, पंडित सारंगदेव ने कुल कितने राग नामों को उल्लेख किया है? अर्थात कहने का मतलब है कि पंडित सारंगदेव जी के अनुसार जो है कितने रागों का उल्लेख किया गया है? तो मित्रों इसका आंसर आपको हो जाएगा 264 रागों का इन्होंने उल्लेख किया है। कितने रागों का? 264 है। व्याख्या पर ध्यान दीजिए। पंडित सारंगदेव जी ने अपने ग्रंथ संगीत रत्नाकर, पूछ सकता है एग्जाम में कि संगीत रत्नाकर के लेखक कौन है? तो सारंगदेव साहब। ठीक है, 264 रागों का उल्लेख किया है। यह ग्रंथ सारंगदेव जी ने 13वीं शताब्दी में लिखा है। पूछ सकता है मित्रों एग्जाम में कि संगीत रत्नाकर ग्रंथ जो है किसने लिखा? तो सारंगदेव। और कब लिखा गया? तो 13वीं शताब्दी में। अगला प्रश्न मित्रवर, कि जिन वाद्यों में वायु द्वारा ध्वनि उत्पादित की जाती है वे कहलाते हैं। कुछ देर पहले आपको हम पढ़ा चुके हैं कि वैसा वाद्य जो वायु के द्वारा, मतलब एयर के द्वारा मित्रों उसमें ध्वनि उत्पन्न की जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? सुशीर वाद्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं मित्रों? सुशीर वाद्य। ठीक है, व्याख्या पर ध्यान दीजिएगा। जिन वाद्यों में वायु द्वारा ध्वनि उत्पन्न की जाती है उसे सुशीर वाद्य कहते हैं। तार के वाद्य को तत्वाद्य तथा चमड़े के वाद्य को अवनद वाद्य कहते हैं। अगला प्रश्न मित्रवर, कि सुप्रसिद्ध गायक पंडित भीमसेन जोशी गायन के इस घराने से संबंधित हैं। कहने का मतलब है कि पंडित भीमसेन जोशी का संबंध किस घराने से है? प्रश्न सीधा सीधा यही है। सिर्फ एग्जाम में लड़कों को कंफ्यूज करने के लिए इस तरीका से दे दिया है कि भीमसेन जोशी गायन के किस घराने से संबंधित हैं। तो मित्रों इसका आंसर आपको हो जाएगा किराना घराना। ठीक है, भीमसेन जोशी का संबंध किस घराने से है? किराना घराना से। मित्रों व्याख्या पर क्लियर कीजिएगा। सुप्रसिद्ध गायक पंडित भीमसेन जोशी गायन के किराना घराना से संबंधित हैं। भीमसेन जोशी जी जयपुर, इंदौर तथा आगरा घराना से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न मित्रों, कि संगीत एवं कला के लिए प्रसिद्ध विश्वविद्यालय इस स्थान पर स्थित है। मतलब संगीत एवं कला के लिए जैसे विश्वविद्यालय किस स्थान पर स्थित है? मित्रों इस प्रश्न का हम बहुत बार आंसर बता चुके हैं और बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो मित्रों खैरागढ़ में। कहाँ है? खैरागढ़ कहाँ? तो छत्तीसगढ़। कहाँ है? छत्तीसगढ़। ठीक है, आपको याद होना चाहिए मित्रों। तो अगला प्रश्न पर हम लोग ध्यान देंगे। यह स्वर
अर्ध स्वर यह स्वर अर्ध स्वर तक अर्ध दर्शक अधर्व दर्शक के नाम से प्रचलित है। ठीक मित्रों, यह स्वर अधर्व दर्शक स्वर के नाम से प्रचलित है। तो मित्रों इसका आंसर आपको हो जाएगा मध्यम। क्या हो जाएगा? मध्यम, मतलब मध्यम स्वर को अधर्व दर्शक स्वर के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न मित्रों, उस्ताद अल्लाह रखा खां को किस सन में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो मित्रों सबसे पहले आपको बताते चले कि उस्ताद अल्लाह रखा खां तबला वादक है। क्या बजाते हैं? तबला वादक हैं। इनका संबंध कहाँ से है? तो पंजाब घराने से है। उस्ताद अल्लाह रखा खां के पुत्र कौन है? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन, और डॉक्टर जाकिर हुसैन भी क्या बजाते हैं? तो तबला वादक ही है। ठीक है, तो मित्रों यहाँ पर प्रश्न हम लोग का है कि उस्ताद अल्लाह रखा खां को किस सन में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो मित्रों इसका आंसर आपको हो जाएगा 1977 में। ठीक है, अल्लाह रखा खां को पद्मश्री कब मिला था? तो 1977 ईस्वी में। अगला प्रश्न मित्रों कि आड़ी लय को कहते हैं, मतलब आड़ी लय को और किस नाम से जाना जाता है? प्रश्न ये है कि आड़ी लय को कहते हैं, अर्थात आड़ी लय को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों 1.5 गुना। ठीक है, आड़ी लय को क्या बोलते हैं? 1.5 गुना। कहने का मतलब है कि 3/2 भी आपको ऑप्शन में दे सकता है, भी 1.5 हुआ। ठीक है, उसे भाग दीजिए 1.5 पे ना आएगा, तो 1.5 को हम क्या बोलते हैं? 1.5 बोलते हैं। व्याख्या पर ध्यान दीजिएगा। आड़ी लय को 1.5 गुना की लयकारी कहते हैं, सवा गुना की लयकारी को कुवाड़ की लयकारी कहते हैं, और 2 गुनी लयकारी को दुगनी की लयकारी कहते हैं। अगला प्रश्न मित्रों, तंबूरे का वर्तमान स्वरूप किस शताब्दी की देन है? तंबूरे का वर्तमान स्वरूप किस शताब्दी की देन है? तो मित्रों इसका आंसर आपको हो जाएगा 11वीं शताब्दी की देन है। कौन शताब्दी की? 11वीं शताब्दी की देन है। अगला प्रश्न मित्रों, राग शुद्ध कल्याण किन रागों के मिश्रण से बना है? राग शुद्ध कल्याण किन रागों के मिश्रण से बना है? तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा कल्याण और भूपाली। क्या हो जाएगा? कल्याण और भूपाली। मित्रों यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं मित्रों, तो चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, एक चीज आप लोग से रिक्वेस्ट भी है और शिकायत भी है कि आप लोग जैसे वीडियो इतने सारे लोग देखते हैं परंतु लाइक बहुत कम लोग करते हैं। अतः मित्रों लाइक जरूर किया कीजिए ताकि हमको सपोर्ट मिल सके। ठीक है, अगला प्रश्न मित्रों कि बाल कृष्ण बुआ इचलंकर जी के गुरु का नाम क्या है? मतलब बाल कृष्ण बुआ इचलंकर जी के गुरु कौन है? तो मित्रों जिस प्रश्न का आंसर आपको आता है उसको आप कमेंट्स में जरूर दिया कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों देवजी बुआ। क्या हो जाएगा? देवजी बुआ। अगला प्रश्न मित्रों कि गायक उत्तेजक मंडली के संस्थापक कौन है? गायक उत्तेजक मंडली के संस्थापक कौन है? तो मित्रों इसका आंसर आपको हो जाएगा BN भारत खंडे साहब। BN भारत खंडे साहब। अगला प्रश्न मित्रों कि सितार में कितने पर्दे बांधने से वह अचल ठाठ का सितार कहलाता है? सितार में कितने पर्दे बांधने से वह अचल ठाठ का सितार कहलाता है? तो मित्रों आंसर हो जाएगा 24 पर्दे बांधने से, 2 दर्जन। ठीक है, 24 पर्दे बांधने से सितार में जैसे क्या कहलाता है? तो अचल ठाठ कहलाता है। मित्रों अब आपको बताते चले कि सितार में कुल कितने तार होते हैं? तो 7 तार होते हैं। ठीक है, बीपीएससी का जो एग्जाम हुआ 2023 में उसमें पूछा भी था मित्रों कि सितार में मुख्य तारें कितनी होती है? तो 7 ही होता है, उससे घबराने की जरूरत आपको नहीं है। अगला प्रश्न है कि विभिन्न नामक गमक को ठीक है किस नाम से जाना जाता है? विभिन्न नामक गमक को किस नाम से जाना जाता है? तो मित्रों इसको बोला जाता है सूत। विभिन्न नामक गमक को अन्य नाम क्या है? सूत नाम है। व्याख्या पर ध्यान दीजिएगा। विभिन्न नामक गमक को सूत के नाम से जाना जाता है। मित्रों अगला प्रश्न है हम लोग का कि पंडित किशन महाराज किस संगीतज्ञ के दत्तक पुत्र थे? बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न का आंसर मित्रों DSSB का जो एग्जाम हुआ 2023 में उसमें यह प्रश्न पूछा भी गया है कि पंडित किशन महाराज किस संगीतज्ञ के दत्तक पुत्र थे?
तो मित्रों आपको बताते चले इसका आंसर कि पंडित किशन महाराज जो थे कंठे महाराज के दत्तक पुत्र थे। किन महाराज के? कंठे महाराज के। व्याख्या पर ध्यान दीजिएगा। पंडित किशन महाराज कंठे महाराज के दत्तक पुत्र थे, जो बनारस घराने के एक प्रसिद्ध तबला वादक थे। अब पूछ सकता है मित्रों कि कंठे महाराज जो है क्या बजाते थे? तो तबला वादक थे। किशन महाराज क्या बजाते हैं? तो तबला वादक हैं। और किशन महाराज या कंठे महाराज का संबंध किस घराने से है? तो बनारस घराने से है। अगला प्रश्न मित्रों कि परमेल प्रवेशक राग है। परमेल प्रवेशक राग है, मतलब इनमें से कौन सा ऐसा राग है जिसको परमेल प्रवेशक राग भी कहा जाता है? तो मित्रों इसका आंसर आपको हो जाएगा दरबारी कन्हड़ा, सॉरी इसका आंसर मित्रों हो जाएगा मुल्तानी। क्या हो जाएगा? मुल्तानी। तो मित्रों हम लोग व्याख्या पर ध्यान देंगे। मुल्तानी राग एक परमेल प्रवेशक राग मानी जाती है। तोड़ी तथा दरबारी कन्हड़ा राग को परमेल प्रवेशक राग नहीं कहते हैं। परमेल प्रवेशक राग का अर्थ है कि एक राग दूसरे राग में प्रवेश करने की क्षमता रखता हो, उसे हम क्या बोलते हैं? परमेल प्रवेशक राग कहते हैं। वैसा राग जो एक राग से दूसरे रागों में प्रवेश करने की क्षमता रखता हो, उसको हम क्या बोलते हैं? परमेल प्रवेशक राग बोलते हैं। तो इसमें से परमेल प्रवेशक राग कौन है? तो मुल्तानी जो है परमेल प्रवेशक राग है। अगला प्रश्न मित्रों, राग दरबारी कन्हड़ा का थाट है, मतलब राग दरबारी कन्हड़ा किस थाट के अंतर्गत आता है? तो मित्रों आपको आंसर बताते चलें कि राग दरबारी कन्हड़ा जो है आपको असावरी थाट के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? असावरी थाट के अंतर्गत मित्रों आता है। व्याख्या पर ध्यान दीजिएगा। राग दरबारी कन्हड़ा असावरी थाट का राग माना जाता है। काफी थाट का राग भैरवी थाट का राग तथा खमाज थाट का राग माना जाता है। इस प्रकार मित्रों हम लोग अगले प्रश्न पर क्लियर करेंगे कि अलंकारों का निर्माण कैसे होता है। अलंकारों का निर्माण कैसे होता है? बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है। तो मित्रों अलंकारों का निर्माण जो है वो स्वर से होता है। किससे होता है? स्वर से होता है। व्याख्या पर ध्यान दीजिएगा। अलंकारों का निर्माण स्वरों से होता है। कुछ नियमित वर्ण समुदायों को अलंकार कहते हैं। अलंकारों के द्वारा गायन की शोभा बढ़ जाती है। अलंकारों को पलटा भी कहते हैं, मतलब अलंकार का अन्य नाम क्या है? तो पलटा। बहुत बार पूछा गया एग्जाम में कि अलंकार को और किस नाम से जानते हैं? तो पलटा के नाम से जानते हैं। अलंकारों से स्वर विस्तार में भी सहायता मिलती है। ठीक है मित्रों, इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर चलेंगे कि भारतखंडे स्वरलिपि में सम का चिन्ह क्या है? भारतखंडे स्वरलिपि में सम का चिन्ह क्या है? तो मित्रों आपको भारतखंडे स्वरलिपि में सम का चिन्ह जो होता है क्रॉस का चिन्ह होता है। ठीक है, मतलब बी नंबर। क्या हो जाएगा? बी नंबर। ठीक है, व्याख्या पर ध्यान दीजिए मित्रों। भारतखंडे स्वरलिपि में सम का चिन्ह क्रॉस माना जाता है और यहीं से संगत करता ताल को बजाना प्रारंभ करते हैं। अगला प्रश्न मित्रों कि राग भैरव का गायन समय क्या है? मतलब राग भैरव जो है कब गाया जाता है मित्रों? यदि आप म्यूजिक का तैयारी कर रहे हैं तो इसका आंसर आपको 100% याद होना चाहिए कि राग भैरव जो है वह सुबह में गाया जाता है। कब गाया जाता है? सुबह में। ये पल इसका क्या है? सही आंसर है। व्याख्या पर ध्यान दीजिए। राग भैरव का गायन समय सुबह का माना जाता है। भैरव राग में 7 स्वर लगता है, जिनमें रे ध कोमल लगते हैं। भैरव राग में ध वादी रे संवादी होने के कारण यह प्रातःकालीन संधि प्रकाश राग है। ठीक है मित्रों, अगला प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। इस प्रश्न का आंसर देने से पहले मित्रों एक बात जरूर बताएंगे कि यदि जीवन में सफल होना चाहते हैं तो प्रतिदिन एक गोल फिक्स कीजिए और उस गोल को पूरा करने में पूरा दिन लगा दीजिए मित्रों। आगे आने वाला समय आपका ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न है कि राग का वादी स्वर है। राग का वादी स्वर है, मतलब राग में जैसे वादी स्वर का क्या महत्व है? तो मित्रों इसका आंसर आपको कमेंट्स में 100% बताना चाहिए। राग में वादी स्वर को जो है रागों का राजा भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रागों का राजा बोला जाता है। तो मित्रों इसका हो जाएगा सबसे अधिक लगने वाला। ठीक है, राग में जो सबसे अधिक स्वर का प्रयोग होता है उसको हम वादी स्वर कहते हैं। व्याख्या पर ध्यान दीजिएगा मित्रों।
वादी स्वर राग का वह प्रधान स्वर है जिसका प्रयोग राग में अन्य स्वरों से अधिक होता है, इसलिए इस रागों को राजा कहा जाता है। जो स्वर राग के विषय में बोलता है, गायन एवं वादन के बंदिश का सब मुख्यतः वादी स्वर में होता है, वादी स्वर से ही। ठीक है। अगला प्रश्न मित्रों कि राग का सरगम गीत क्या दर्शाता है? राग का सरगम गीत क्या दर्शाता है? तो मित्रों राग का जो सरगम गीत है वह जैसे रागांग को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? रागांग को। व्याख्या पर ध्यान दीजिए मित्रों। राग का सरगम गीत रागांग को दर्शाता है। सरगम के द्वारा ही राग का स्वर स्पष्ट होता है। सरगम में ही राग के वादी, संवादी, अनुवादी और विवादी स्वर प्रदर्शित होते हैं। अगला प्रश्न मित्रों कि रागों की पहचान किसके द्वारा होती है? रागों की पहचान किसके द्वारा होती है? तो मित्रों रागों की जो पहचान करने का जो सबसे मुख्य साधन है वह स्वर के आधार पर होता है। किसके आधार पर होता है? स्वर के आधार पर। ठीक है। व्याख्या पर ध्यान दीजिएगा। प्रत्येक राग में कुछ विशेष स्वर समूह होते हैं जो कि उस राग की सार्थकता को सिद्ध करते हैं। इसी के पर्याय रूप को हम पकड़ भी कह सकते हैं, जिससे किसी राग की पहचान होती है। अगला प्रश्न मित्रों दिलरुबा वाद्य किस वर्ग का वाद्य है? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि दिलरुबा वाद्य किस वर्ग का वाद्य है। तो मित्रों दिलरुबा वाद्य जो है तंत्रवाद्य के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? तंत्रवाद्य के अंतर्गत आता है। मित्रों हम लोग व्याख्या पर बारीकी से केयर करेंगे क्योंकि आज का अंतिम प्रश्न है। तो दिलरुबा वाद्य तंत्रवाद्य वर्ग का वाद्य है। वाद्य 4 प्रकार के होता है। बार बार हम बता रहे हैं कि वाद्य कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है मित्रों। पहला आपको तत्ववाद जिसमें तार का प्रयोग होता है, सुशीलवाद जो हवा के माध्यम से बजाता है, घन जो धातु से, और अवनस जो चमड़ी से बनाया जाता है। मित्रों दिलरुबा वाद्य तार से बना वाद्य है, इसलिए इसे तत्ववाद्य के श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है मित्रों। यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं मित्रों तो चैनल को भी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और मित्रों लाइक फटाफट किया कीजिए ताकि हमको मोटिवेशन मिल सके, हमको एनर्जी मिल सके। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और आपका तैयारी एकदम जोर शोर से कराते रहेंगे मित्रों। इसके लिए आप हमारे साथ जुड़े हुए रहिए। एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की जय।